प्यारे बच्चों, आज हम गणित में वर्त की समीकरण पढ़ेंगे। 11वीं में जो वर्त का एक टॉपिक है जिसे आप संकाओं के नाम से जानते हैं, ये चैप्टर आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संकाओं ये बना कैसे है? देखिए, संकाओं कहा गया है, यहाँ शंकु आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। जब आप मेंसुरेशन पढ़ रहे थे तो उस समय एक शंकु नाम से एक मेंसुरेशन में कुछ फॉर्मूले आए आपके सामने। आप लोग ने शंकु में शंकु का वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन पढ़ा होगा। उसी प्रकार आपने बेलन, गोला, घन और घना पढ़े होंगे। लेकिन यहां शंकु परिच्छेद करके एक चैप्टर है, शंकुओं का परिच्छेद जिसे बोलते हैं, परिच्छेद को बोलते हैं सेक्शन कर देना। शंकुओं को यहां कहा गया है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन से मेरा मतलब है, यदि कोण के कुछ सेक्शन किए जाएं, टुकड़े किए जाएं, तो उन टुकड़ों से जो प्राप्त आकृतियां हैं उनमें से एक आकृति ऐसी भी है जिसका नाम आपके सामने वर्त कहा गया है। तो हम सबसे पहले वर्त के बारे में जानकारी लेंगे। ये कहां से निकला है ये मैं आपको मौखिक रूप से बता चुका हूं कि संकाओं के टुकड़े किए गए, एक टुकड़ा ऐसे किया गया, एक ऐसे किया गया, मतलब हर तरीके से। जैसे हम लोग फ्रूट्स या फल को काटते हैं और काटने के हमारे भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं, वैसी संकाओं के तरीके बदल कर हम लोगों ने काटा। हमने क्या, गणितज्ञों ने काटा, तो उससे एक वर्त निकला है। और वर्त के साथ साथ उसी में से परवलय है, अति परवलय है, दीर्घवर्त है, ये सब प्राप्त हुए हैं। इनकी समीकरण और उनका, मेरा कहने का मतलब है, हम फंडामेंटल चीजों को पढ़ेंगे। अच्छा, हमारा पढ़ने का मकसद क्या है? हमारा इन्हें पढ़ने का मकसद है, जैसे भौगोलिक आकृतियां हैं, जैसे आपका अर्थ है, मून है, भौगोलिक आकृतियों के अंतर्गत आपका सन, सूर्य आ जाता है, मंगल ग्रह है जो, और आपका बृहस्पति है। ये जो ग्रह है, इनकी आकृति कैसी है और कैसे ये मोमेंट कर रहे हैं, ये सब उन संकाओं के कारण से हम जानकारी जुटा लेते हैं। इन समीकरणों के माध्यम से हम उनको जान सकते हैं और उनकी अक्षांक आपने पढ़े होंगे भूगोल के अंतर्गत। भूगोल आपका टॉपिक नहीं है और भूगोल आपका सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भौगोलिक माप को दर्शाती है। तो हम यहाँ सबसे पहले वर्त की समीकरण पढ़ेंगे कि वर्त की समीकरण संकाओं के कटने के बाद किस तरीके से प्राप्त होती है, कौन कौन से बिंदु उसमें प्राप्त हुए हमें, और जो मेन है, हम मेन बातों पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है वो वर्त है। तो वर्त में आप और हम सबसे पहले इसकी आकृति पे ध्यान देंगे। ये इसकी आकृति होती है और इसका बीच में जो बिंदु होता है, इसको हम यहां केंद्र कहते हैं। केंद्र माने सेंटर, सेंटर माने जिससे वर्त की परिधि पर अगर कोई भी बिंदु लिया जाए तो वो बराबर दूरी पर रहता है, इसको हम सेंटर बोलते हैं। और इसके यहां निर्देशांक लिए जाएंगे और यहां निर्देशांक लिए गए हैं H और K। ऐसे ही कोई बिंदु P मैंने परिधि पर ले लिया जिसके निर्देशांक हैं X और Y। वर्त की परिभाषा के अनुसार अगर इन दोनों को बिंदुओं को मिलाया जाता है, O और P को, तो ये त्रिज्या बनती है। यहां वर्त के अंदर इसका नाम त्रिज्या रखा गया है, जिसे अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं। इसी त्रिज्या को अगर बराबर इसी तरीके से आगे बढ़ाए और वर्त के दो भाग हो जाए बराबर बराबर, तो वो रेखा इसका व्यास कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग व्यास और त्रिज्या का रिलेशन यहां रखेंगे। कहीं कहीं व्यास भी दिया हो, अगर मान लीजिए व्यास 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो त्रिज्या आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, अगर दिया हो तो। ये बात भी आप लोग, मैंने समझता हूं आप लोग इसको जानते हैं, मैं सिर्फ इसकी बात बता रहा हूं। यहां त्रिज्या को यहां R ले लीजिए या A ले लीजिए, यहां A लिया गया है, आप भी A ले लीजिए। तो यहां वर्त की दो समीकरण बनेंगे बच्चों।
एक वर्त की समीकरण होगी जिसे मानक समीकरण कहेंगे, एक होगी व्यापक समीकरण। दोनों को पहले ध्यान से समझ लीजिए। वर्त की मानक समीकरण, मानक समीकरण से मेरा मतलब है इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन मान मानक एक ऐसा स्केल होता है, इस समीकरण को आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वो ऐसे ही पढ़ाई जाएगी, इसका अलग रूप नहीं होगा, ये वो स्टैंडर्ड हो जाएगी, यानी मानक होगी। ये इंडिया में भी वही है, और कहीं भी अगर इस मैथ को पढ़ाया जा रहा है और वर्त की अगर समीकरण आती है तो भी ये भी वहां उसी तरीके से पढ़ाई जाएगी। तो मानक समीकरण क्या है, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पढ़ा होगा x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का वर्गमूल पढ़ा है आप लोगों ने, तो यहां बन जाएगा आपका x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये आपकी बन जाती है मानक समीकरण। अब इस समीकरण का यूज कहां कहां हमें करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो भी हम लोग समझ लेते हैं, साथ साथ ही व्यापक बाद में बताया जाएगी, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, हमें सवाल के में वर्त का केंद्र दिया हो सकता है और त्रिज्या दी हो सकती है, और हमसे पूछा जाएगा कि उस वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र ये है और त्रिज्या इतनी है। तो इसके ऊपर एक सवाल भी ले लेते हैं। तो मान लीजिए एक सवाल मैंने ले लिया है, वर्त का केंद्र है, जो सवाल 5 है आपकी एक्सरसाइज में, वर्त का केंद्र -a माइनस b तथा त्रिज्या √a² माइनस b² है। वर्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो वर्त के समीकरण में मेरे बच्चों आपके सामने आएगा, ये आपका a h है, h तो हो जाएगा आपका -a और k हो जाएगा -b, और यहाँ a लिया गया है, इसको a को r ले लीजिए। मैं बदल क्यों रहा हूं, क्योंकि यहाँ a² माइनस b² आ रहा है, थोड़ा सा इनमें कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो यहां मैं r बराबर ले लूंगा a² माइनस b²। वर्त की मानक समीकरण जो है वो है x माइनस h का वर्ग y माइनस k का वर्ग बराबर r²। x माइनस h प्लस a प्लस y प्लस b इक्वल टू a² माइनस b² का जब वर्ग करूंगा तो अंडरूट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, या तो आप इसे ऐसे ही रखिए, या आप इसमें अगर चेंज करना चाहते हैं तो बस इतना ही हो सकता है कि आप इसका होल स्क्वायर खोल सकते हैं। अगर नहीं खोलना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आपकी बन जाएगी x² माइनस प्लस 2ax प्लस a² y² प्लस 2by प्लस b² इक्वल टू a² माइनस b²। a² से यहाँ a² कैंसिल हो गया, x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस 2by, और ये सब मैं ले चुका हूं, ये आ गया, ये आ गया, a से a कैंसिल हो गया था, ये आ गया आपका 2b² इक्वल टू 0। ये इसको खोल देते हैं। जैसे इसका देखिए, ये वाला भाग तो एक कैलकुलेशन का काम करेगा। आपने कैलकुलेशन अभी मुझे क्या बताना था, स्टैंडर्ड समीकरण मैंने बताया, ये केंद्र है, केंद्र आपको मैंने क्लियर कराया। अब केंद्र के अगर निर्देशांक ज्ञात हैं तो आप इसमें डायरेक्ट रख सकते हैं, त्रिज्या ज्ञात है त्रिज्या रख सकते हैं, बाकी का काम आपका कैलकुलेशन का होता है, वो आप कर लेंगे। इसी पर हम अब और भी सवाल चाहेंगे करना, लेकिन मैं फिलहाल आपको व्यापक समीकरण बताना चाहूंगा, उसके बाद सारे सवाल में हम लोग करेंगे। तो इसकी व्यापक समीकरण क्या होती है ये भी समझ लीजिए आप। देखिए, व्यापक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहली बात तो इसलिए इस पर करेंगे, जब हमारे पास मानक समीकरण थी तो व्यापक की आवश्यकता किस लिए है। देखिए, सभी सवाल एक जैसे नहीं होंगे, मेरा कहने का मतलब समझिए। आपसे यही बात नहीं पूछी जाएगी कि वर्त का केंद्र ज्ञात है, त्रिज्या ज्ञात है, आप वर्त की समीकरण ज्ञात कीजिए।
आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्त की समीकरण ज्ञात है, आप उसका केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास वर्त की समीकरण स्टैंडर्ड रूप में आ रही है, इसके इस रूप में आई हुई है, तो हम h और k यहां से निकाल लेंगे और त्रिज्या निकालेंगे, तो केंद्र और त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड रूप में ना आके वो व्यापक रूप में है, व्यापक से मेरा मतलब है इसको खोल दिया जाए, ओपन की गई हो, तब ऐसी स्थिति में हम केंद्र और त्रिज्या को खोज नहीं पाते, हमें पता नहीं लग पाता, क्योंकि अभी हमारे पास जिस रूप में समीकरण ज्ञात है उसमें केंद्र और त्रिज्या बिल्कुल स्पष्ट दिखी हुई है, जिसे हम आराम से यहां से निकाल सकते हैं। व्यापक होने के बाद जब ये खुल जाएगी तो वो त्रिज्या और आपकी केंद्र बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें व्यापक समीकरण को भी समझ लेना उचित रहेगा। तो व्यापक समीकरण क्या होती है बच्चों? हम इसको खोलते हैं, खोलने के बाद ये व्यापक हो जाती है। व्यापक समीकरण, वर्त की व्यापक समीकरण, जब मैं इसको खोलूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। समीकरण को थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। तो आपके सामने जो समीकरण तैयार होकर आई है वो इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस, अब ये वाला जो भाग है वो इतना बड़ा है कि इसको याद रखना व्यापक समीकरण में उचित नहीं है। फिर इसमें से h और k जो भी वैल्यू यहां आएगी समीकरण में, मान लीजिए यहां 10 आया है, ये पूरा ये वैल्यू 10 है मान, तो इस 10 के अंतर्गत एच स्क्वायर की वैल्यू भी होगी, के स्क्वायर की वैल्यू भी होगी और उसमें त्रिज्या भी छुपी होगी। तो हम कैसे खोज करेंगे त्रिज्या कितनी है उसमें, उस 10 में, वो 10 में से कितना भाग त्रिज्या का है, इसका कैसे पता करें? क्योंकि समीकरण तो किस रूप में आ सकती है, मैं तो एक एग्जांपल के रूप में आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक समीकरण ली, ये रही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x 14y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो मेरे बच्चों आप यहां से ये जरूर पता कर लेंगे कि h इसमें छुपा हुआ है 5 है, ये पता कर लेंगे इसमें जो k है वो 7 है, लेकिन ये पता नहीं कर पाएंगे कि जिस 25 में त्रिज्या कितनी है, क्योंकि इसके अंदर आप इसको देखिए एच स्क्वायर भी इसमें है, के स्क्वायर भी इसमें है और आर भी इसमें है, तो हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि इसमें त्रिज्या कितनी है। तो ऐसी स्थिति में हम इस समीकरण को नया रूप दे देते हैं और उस नए रूप को यहां व्यापक समीकरण कहा गया है। नया रूप कैसे देंगे? जब हम इसमें चेंज ही करने लगे हैं तो हम चाहेंगे कि सारा ही टोटल चेंज कर दिया जाए, या जो भी गणितज्ञ रहे जिन्होंने ये बात दिमाग में रखी कि इसमें अगर चेंज ही करना है तो टोटल चेंज करके इस समीकरण का नाम बदल दो, और उसका नाम रख दिया गया व्यापक समीकरण। क्या कहा गया? यहां h के स्थान पर, यहां h के स्थान पर माइनस जी और k के स्थान पर माइनस एफ रखा, तथा इस सारे के स्थान पर यानी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर के स्थान पर सी रख दिया। तो इसके रखने से आपका जो समीकरण का रूप बन जाता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। अब ये तो बन जाती है आपकी व्यापक समीकरण, यानी जब भी हम इसकी तुलना करेंगे दी हुई समीकरण से तो हम यहां से g और f का मान निकालेंगे और वो g और f ही केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे। अब बात रहती है c अगर 25 था उसमें, तो c से अब हम त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हम सब फॉर्मूला बनाते हैं। भैया यहाँ केंद्र के निर्देशांकों में माइनस जी माइनस एफ, आप देख रहे हैं यहाँ माइनस जी लिया था माइनस एफ लिया था, तभी यहाँ प्लस हुआ है, और त्रिज्या आपकी हो जाएगी, ये c के बराबर थी, c इधर आ जाएगा, त्रिज्या उधर चली जाएगी, ये हो जाएगा r इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी।
यहां से निकल जाएगी आपकी त्रिज्या। यानी आपके पास यहां से वो जो अभी मैंने एक आपके सामने वीडियो के माध्यम से एक क्वेश्चन मैंने दिया था। एक क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 14y प्लस 25 इक्वल टू 0। जो 25 था वो c था, यानी c की वैल्यू आप यहां रखेंगे। g और f आपने निकाल लिया था, किससे? समीकरण से तुलना करने पर। 5 आया था और 7 आया था, 7 और 5 यहां रखेंगे और C25 यहां रखेंगे तो आपकी त्रिज्या निकल के आ जाएगी। तो ये व्यापक समीकरण उन सभी सवालों के लिए है। अब हम सवाल करेंगे तो ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से इन सवालों को हम इन दोनों सूत्रों के माध्यम से पूरी एक्सरसाइज को करेंगे। एक तो वही सवाल था जो भी मैंने लिखा था, उसे भी आप कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। एक सवाल और है, वो मैं करके दिखा रहा हूं आपको। 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसमें कहा है वर्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले इस समीकरण को वर्त की व्यापक समीकरण के रूप में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वर्त की व्यापक समीकरण में यहां होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उस पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पर कोई भी गुणांक नहीं होता। हाँ, अगर यहां 2 और यहां 3 होता तब ये वर्त की भी समीकरण रहती, क्योंकि वर्त की समीकरण में हमेशा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक 1 होता है और यहां भी एक ही है। जैसे ही मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स बराबर 0। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, जैसे इसकी तुलना करूंगा तो 2g इक्वल टू माइनस 1/2 आया, यानी g बराबर माइनस के 1/4 हो गया। इधर y की वैल्यू है नहीं तो 2f इक्वल टू 0, यानी f 0 हो गया। तो ऐसी स्थिति में आपका केंद्र माइनस g और माइनस f होता है, तो यहां आपका बन जाता है प्लस के 1/4 और 0। ठीक है बच्चों। अच्छा, तुलना जब कर रहे हैं तो c का भी पता लगा, c 0 है। c क्या है? 0 है। तो अब हमें निकालनी है त्रिज्या। त्रिज्या के लिए सूत्र था √g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c। अब g आपका है 1/4, यानी 1/4 का मतलब है 1/16 माइनस f भी 0 है और c भी 0 है। तो 1/16 का जब वर्गमूल निकालूंगा तो 1/4 आ जाएगा, यानी त्रिज्या भी 1/4 आ गई आपकी। तो आपके पास 2 बात आ चुकी है, एक वर्त का केंद्र और दूसरा वर्त की त्रिज्या। ऐसे आप लोग या आप सभी बच्चे मानक समीकरण दी है तो उससे केंद्र और त्रिज्या निकाल सकते हैं। व्यापक समीकरण दी है तो उससे केंद्र और त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो 2 तरीके के 2 सवाल मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ऐसे सवाल सभी नहीं होंगे। कुछ सवाल बिल्कुल अलग होंगे जिन्हें आप अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर हल करेंगे। हो सकता है वर्त को निर्देशांक ज्यामिति के बेस पर उसके केंद्र को चेंज किया जा सके, या कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित होगी, जो आपका पहला पुराना ज्ञान है। जैसा मैं इस पर एक सवाल भी लूंगा और उसे आप समझ सकते हैं कि हाँ, वास्तव में इसमें पूर्व ज्ञान की आवश्यकता पड़ भी रही है। चलो बच्चों, इस बीच में एक फॉर्मूला मेरे सामने और आ रहा है, वो मैं और बता देता हूं आपको। एक फॉर्मूला और है, यदि वर्त का केंद्र न देके
वर्त का व्यास दिया हो और उसके निर्देशांक हमें ज्ञात हो, जैसे मान लीजिए इसके निर्देशांक है x1 y1 और इसके हैं x2 y2, और P कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक xy हैं, और हमसे कहा जाए कि वर्त की समीकरण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बेटा? वर्त की समीकरण। तो इसके लिए एक समीकरण बन के आएगी कि देखिए आप, ये तो हो गया वर्त का केंद्र और ये हो गया P बिंदु। पूर्व ज्ञान से मेरा मतलब है आप इस समीकरण को कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आप अपना जो पीछे जो आपने 10th में पढ़ा था कि एक आपने पढ़ी थी वर्त की प्रमेय, जिसमें था कि वर्तखंड में बना कोण, अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो अगर मैं एपी की प्रवणता निकालूं और फिर बीपी की प्रवणता निकालूं तो दोनों की प्रवणता एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी यहां एक फॉर्मूला बन जाता है जिसे बोलते हैं m1 m2 इक्वल टू -1। प्रवणता कैसे निकलेगी? ये माइनस ये और ये माइनस बी पहली होगी। दूसरा ये माइनस ये, मैं अभी बता भी देता हूं, एपी की प्रवणता m1 इक्वल टू x माइनस x1 y माइनस y1। क्लियर? और बीपी की प्रवणता m2 इक्वल टू x माइनस x2 y माइनस y2। अब क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, AP परपेंडिकुलर टू BP, देन तब m1 m2 इक्वल टू -1, दोनों की मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होनी चाहिए जब ये परपेंडिकुलर है। x माइनस x1 y माइनस y1, x माइनस x2 y माइनस y2 इक्वल टू -1। अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होकर यहां -1 के साथ आ जाएगी और ये बनेगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू 0। तो ये एक समीकरण बन जाती है, वर्त की समीकरण होगी। और इस समीकरण को कब यूज करना है? जब हमें वर्त के व्यास के निर्देशांक ज्ञात हो तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, और ये फॉर्मूला हम यूज भी करते हैं। और कभी कभी ये फॉर्मूला जब हम किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं तो इसका हमें बड़ा मतलब बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि इस फॉर्मूले को याद रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमें इसकी मतलब डायरेक्ट वर्त की समीकरण ज्ञात हो जाती है। व्यापक समीकरण में 1 2 3 1 2 बिंदु रखने पर हम व्यापक समीकरण से निकालने में थोड़ा सा 3 समीकरण को हल करके आना पड़ता है, इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हम निकाल के भी देखते हैं एक सवाल। देखिए बच्चों, एक सवाल आपके सामने है, करते हैं। 13वां क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, ये विद्या की बुक है, उसमें 13वां क्वेश्चन देखेंगे कि एक वर्त जो मूल बिंदु एक वर्त है जो मूल बिंदु से होकर जा रहा है और एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर अंतःखंड ए और बी काटता है, तो वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सवाल की भाषा के अनुसार सवाल को और अच्छे से समझने के लिए जो इसमें बोला गया है उसी के बेस पर इसका एक समीकरण बनाइए। इसने कहा, आप ध्यान देंगे मेरी भाषा पर फिर दोबारा से, उस वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाता है। ये देखो मूल बिंदु से होकर गया और एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर ए अंतःखंड काटता है, ए काटा इसने और यहां बी काटा। तो इस स्थिति में अगर मैं इस बिंदु को ए मान लूं तो इसके निर्देशांक 0 ए होंगे, और इसको बी मान लूं तो इसको 0 बी होंगे। हाँ, आप ये बात क्लियर होगी सबको। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी। अब अगर मैं इसको देखता हूं ध्यान से, तो ये जो निर्देशांक हैं ये एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं। अगर इस बिंदु को मिला दो, मिलाने के बाद ये वर्त की परिधि पर 3 बिंदु स्थित हैं, ए ओ बी, और बिंदु ओ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रमेय को ध्यान में रखते हो ये कह सकते हैं कि ए बी वर्त का व्यास होगा।
ये बात क्लियर हुई? क्योंकि प्रमेय में बताया गया है, जब आपने प्रमेय पढ़ी होगी, कि उसमें लिखा गया था या बताया गया था कि अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। इसका मतलब जब ये कोण समकोण है तो ये आधा वर्त है, और ये आधा वर्त है तो ये वर्त का व्यास है। जब ये वर्त का व्यास है तो व्यास की समीकरण इसमें लगनी चाहिए। तो वर्त की समीकरण हम यहां कौन सी लगाएंगे? x माइनस x1, y माइनस y1, ओ सॉरी मैं गलती कर गया था बच्चों, x माइनस x2, y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये समीकरण इसमें लगनी चाहिए। इससे तो मैं सवाल निकाल रहा हूं, आप दूसरा तरीका भी बता के दिखा रहा हूं। दूसरा तरीका इस सवाल को निकालने का क्या है कि आप वर्त की व्यापक समीकरण लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और इसमें तीनों बिंदु लिखिए। पहले में आप लिखेंगे ए बिंदु, उसमें x की वैल्यू a रखेंगे और y की 0 रखेंगे, तो एक समीकरण बन के आएगी g और f और c के रूप में। समीकरण नंबर 1 0 0 रखेंगे, दूसरी समीकरण आएगी 0 भी रखेंगे, तीसरी समीकरण आएगी, और तीन समीकरण जब बन जाएगी तीनों को हल कीजिए। हल करने के बाद आप g, f और c का मान निकालिए, और फिर g, f और c का मान काहे में रखेंगे? जो वर्त की व्यापक समीकरण थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो वही मान आएगा जो मान इसके हल करने से आएगा। लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होगी, इसकी बहुत छोटी होगी, तो आपको मैं बहुत छोटी तरीका बता रहा हूं, आप इससे करेंगे, उससे भी आप करके देखें, पता करें कि वास्तव में बात सही है या गलत है। अब मैं x1 की वैल्यू जब यहां रखता हूं तो x1 आपका है a, और ये है 0, y1 0 माइनस b इक्वल टू 0। आपका हो गया x माइनस a प्लस y माइनस b, और ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इक्वल टू 0, या मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। ये आपकी वर्त की समीकरण हो जाती है। तो मेरे बच्चों, आपको बात समझ आई होगी मेरी। इसी में कुछ सवाल ये मैंने आपको क्लियर करा ही दिया है, और भी कुछ सवाल हैं, मैं आपको क्लियर करा देता हूं। एक सवाल और देखिए, सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 है आपके यहां। इसने कहा कि 10वें में केंद्र 4 1, केंद्र के निर्देशांक 4 1 और 6 5 बिंदु 4 1 और 6 5 से, मैं केंद्र नहीं करा, गलत कह दिया भाई मैंने, फिर कर रहा हूं। बिंदु 4 1 तथा 6 5 से होकर जाती है, तथा केंद्र रेखा, जो वर्त का केंद्र है वो रेखा 4x प्लस वाई इक्वल टू 6, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 पर स्थित है। सबसे पहले सवाल को लिखते ही ये समझना है कि हम वर्त का समीकरण कैसे बनाएंगे, पहले सबसे पहला काम है। जैसे मैं समझ रहा हूं, देखो वर्त के समीकरण के लिए सबसे पहले हमें वर्त का केंद्र और त्रिज्या पता होनी बहुत जरूरी है, तभी हम उसकी व्यापक और मानक समीकरण को बना सकते हैं। अगर वो नहीं पता है तो हम कैसे पता करें, यही हम सवाल को हल करते हैं। इसी तरीके से हम ये सोचते हैं कि हम कैसे उसको निकाल सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट होगा, वर्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना होगा। तो आप यहां देखिए हमें दिया क्या है। देखिए कोई वर्त है जो 2 बिंदुओं से तो होकर जा रहा है, मान लीजिए 2 बिंदु से पास होगा। अब यहां से मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूं। मान लीजिए यही वर्त था, ये 4 1 से भी गया
और 6 5 से भी गया। मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इन दो बिंदुओं से तो होकर गया ही गया, हो सकता तीसरे से भी जाता, चौथे से भी चला जाता, पता नहीं कितने बिंदु से होकर जा रहा, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 ही बिंदु हैं। अब ये जो 2 बिंदु है ये तो वृत्त की परिधि पर है, इससे तो हमारा कोई मतलब है नहीं। मतलब है मेरा क्यों नहीं है आप समझिए। ये वृत्त के परिधि पर है और परिधि के निर्देशांक सिर्फ पी यानी एक्स वाई होते हैं। इसमें ना तो जी का मान है, ना एफ का मान है, और ना ही त्रिज्या है। दूसरी बात, उसने फिर ये भी कह दिया कि जो वृत्त का केंद्र है वो एक रेखा गुजरी हुई है। कोई रेखा होगी भाई, पता नहीं कहां निकल रही, ये निकल रही रेखा। ये हो सकता है ऐसे भी जा रही हो, मैंने तो ले लिया इस तरीके से, मुझे इस रेखा का भी नहीं पता ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है। ये रेखा पास हो रही है 4x + y = 16, इस पर स्थित है। यानी जो रेखा पास होके गई है वो वृत्त के केंद्र से होकर गई है। तो अब हम इसे कैसे निकाल लें, ये विचार करने का विषय। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये तो पता ही है कि वृत्त का केंद्र -g - f है, ये आप लोग जानते हैं। तो हम मान लेते हैं हल करने के लिए सबसे पहले कि माना वृत्त का समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। तो प्यारे बच्चों हमारा जो मकसद रहेगा या जो भी काम करना है, हमें g, f और c का मान निकालना, हमारा मेन टारगेट ये रहने वाला है। तो ये समीकरण 1 यहां लिखेंगे, समीकरण 1 बिंदु 4 1 से होकर जाती है। भाई हमने इस वर्ग की समीकरण निकालनी, हमने मान ली यही है और यही होगी। जब हम g और f का मान निकालेंगे तो इसने कहा कि यही वर्ग 4 1 से होकर जा रहा, तो 4 1 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो 4 1 x और y की जगह जब रखो 16 + 1 और 4 दूनी 8g + 2f + c = 0, तो आपका 8g + 2f + c = -17 समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। समझे मेरे बच्चों? इसे एक ही मान लो, मेरे हिसाब से तो इसे एक ही मानना है तो ज्यादा अच्छा। फर्स्ट मान लेता हूं, एक वो मान लीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 बिंदु 6 5 से होकर जाती है, 6 5 से होकर जाती है। जब 6 5 से होकर जाएगी तो ये कितना होगा, 6 6 36 25, 6 5 लिखा ना बच्चों, और 6 दूनी 12g और 5 दूनी 10f + c = 0। 12g 10f + c = 25 और 36 जो होते हैं 5 और 6 61। समीकरण सेकंड मान लेते हैं 22। हम जो समीकरण बना के आ रहे हैं ये इसलिए बनाई जा रही है बच्चों कि हम f, g, f और c का मान निकाल पाए। अब 2 समीकरण हमारे पास है, 2 समीकरण से ये मान नहीं निकल पाएंगे। तीसरी के लिए क्या कहा कि केंद्र बिंदु इस रेखा पर स्थित है, -g - f रेखा 4x + y = 16 से, या ये रेखा केंद्र से होकर जाती है, से होकर जाती है, होकर जाती है। देखो ये मैंने लिख दिया, लेकिन लिखने का तरीका ये है 4x + y = 16 केंद्र से होकर जाती है या इस रेखा पर केंद्र के बिंदु स्थित है। तो ऐसी स्थिति में ये इसको संतुष्ट करेगा, यानी संतुष्ट करने का मतलब 4g - f = 16, ये थर्ड इक्वेशन हो जाती है। टारगेट क्या रहना वाला है हमारा? टारगेट ये रहने वाला है कि इन तीनों को हल करके हम इसको f, g, c के मान निकालें। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे।
12G प्लस 10F प्लस C बराबर 61। 8G प्लस 2F प्लस C माइनस 17। घटाने पर माइनस माइनस प्लस माइनस, सी कैंसिल हो गया भैया। 12 में से 8 जाएगा, 4G बचेगा। 10 में से ये गया प्लस का 8F बचेगा। और इनको अगर मैं जोड़ता हूं मेरे बच्चों तो ये हो जाता है 8 78। और ये 4 से डिवाइड हो सकता है, 4 से काट दिया जाए इसको पूरे। ये हो गया G प्लस 2F बराबर 4, नहीं 2 से कटेगा भाई, 2 से काट देते हैं। 2 या 6, 2 नहीं 18, 2 से कटेगा भाई। तो 2 से कटने का मतलब है 2G हो गया या 4F हो गया। और ये 2 या 6, 2 नहीं 18, ये बन गया आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है जिसे हम आराम से, पहली बात तो यहां 4 है, यहां भी 4 है, तो भाग करने की आवश्यकता मैं मान नहीं रहा, इसे नहीं मान लो। फोर्थ समीकरण, थर्ड एंड फोर्थ हो, समीकरण थर्ड एंड फोर्थ को ले लीजिए, क्योंकि इसमें एक वैल्यू निकलने का मुझे लग रहा है कि निकल जाएगी। 4G प्लस 8F इक्वल टू 78 माइनस के 4G माइनस F इक्वल टू 16। ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस थे, ये 7F बचा, ये प्लस हो जाएंगे। 8 6 14, 7 और 1 8 9, F 94/7। अब काट देंगे इसको, फिर चेक कर लीजिए कहीं गलती तो नहीं हुई। 78 माइनस 16 है, माइनस 4G माइनस F ऐड किया गया 4, ये 78 हुआ, बहुत अच्छा। यहाँ 16 ही है, ये भी बहुत ठीक है, 16 ही आना चाहिए। 16 ही आना चाहिए। अब इसमें काटने का देखना है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा। 7 एकम 7 बचे 2, 24। ये जोड़ने के बाद 78, 7 और 1 8, 6 1 7 78 ही ठीक है। कटना चाहिए, नहीं कट रहा कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे रखेंगे। 7 एकम 7 बचे 2, 7 या 21, ये पूरा कटना चाहिए था, नहीं कटेगा तो आप इसे ऐसे ही पैक कर देंगे। F की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। अब F का मान यहां रखते हैं G का निकालने के लिए। F का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, जब हम थर्ड में रखेंगे 6 5 से जा रही थी, 6 6 3600, 5 5 2500, 6 2 12, ठीक है, और 5 2 10, ठीक है, यहाँ तक ठीक था। 12 और 10 और C 6 5 5 1 7। ओ गलती, एक गलती हुई बच्चों, और वो गलती मुझे यहां से महसूस हो रही क्योंकि F का मान पूरा पूरा आना चाहिए था। जब हम लोगों ने 25 और 61 को इधर लिया तो माइनस नहीं लगाया था, जिसकी वजह से मिस्टेक मुझे नजर आ रही थी। अब क्लियर हो जाएगा। अब ये माइनस जब यहां आ जाएगा, ये रहा माइनस, माइनस आ गया और ये प्लस हो गया घटाने पर, तो यहां वैल्यू बदल के आएगी। अब 61 में से 17 जब जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 4, तो ये बच गए। 11 में से 7 गए, 4 बचे, और यहां रहा 5, 5 में से 1 गया 4, 44, माइनस के 44 हो गए भैया यहाँ। और वहां माइनस 44 जब मैं करूंगा और जोड़ूंगा, माइनस 44, 16 में से 44 गए, कितने बचे? अब देखिए 14 में से 6 जाते हैं तो 8 बचते हैं। यहां 3 रहा, 1 चौथ, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 बचे, ठीक है। अब देखो ये 28 बचता है, तो 28 माइनस के
बटे 7, 7 चौक 28, एफ का मान -4 आ गया, जो अब सही लग रहा, पहले मुझे ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि कटना जरूरी था, तो ये मिस्टेक थी वो सही कर ली है। एफ का मान रखेंगे समीकरण में, यहाँ -4 आया, ये -4g + 4 बराबर 16 है, इधर जाके घटने के बाद -4g बराबर 8 और g बराबर -4 ही आ जाएगी। अब हमारे पास एफ जी का मान है, सी का मान निकालने के लिए हमें एक समीकरण है, कोई सी भी समीकरण में रख लीजिए जिसमें वैल्यू कम हो, इसमें रख लीजिए समीकरण में। तो मैं समझता हूं आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी, और मैं यहां से इसको रफ कर देता हूं, मुझे इसकी आवश्यकता अब रही। एफ व जी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब g का मान रखूंगा तो 8 इंटू जी कितना था, -4 + 2 इंटू -4 प्लस c बराबर 17, -1, 8 चौक 32, -4 दूनी 8 प्लस c बराबर -17, और 32 और 8 -40 प्लस c बराबर -17, यानी c बराबर 40 -17, तो c बराबर 3 ये हो गया, और 23 प्लस के 23 आ गया। एफ जी व सी का मान समीकरण 1 में रखने पर x² + y² -8x -8y + 23 = 0। ऐसे हमें समीकरण ज्ञात करनी है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी सी 3 बिंदु दे रखे हो तो 3 समीकरण फिर भी ऐसी बनेगी, तो इस तरीके के सवालों को आप लोग इस तरीके से हल करेंगे। मैं समझता हूँ इस पूरी एक्सरसाइज में यही कुछ सवाल थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए, आप भी करेंगे। एक सवाल होता है जो आपसे पूछा जा सकता है कभी भी, किसी भी आप जब प्रतियोगिता परीक्षा देंगे तो बहुत सारे बार ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। वो कैसे सवाल होंगे आप हल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक समीकरण रखती x² + y² बराबर 25 रख दी, तो यहां वर्त की त्रिज्या जो आपकी 5 बनती है स्टैंडर्ड समीकरण के अनुसार, और एक बिंदु दिया और लिख दिया कि बिंदु कुछ भी मान लो, मैं मान लेता हूं 3 और 4 लेंगे, 3 3 और 4 16 25 हो, तो स्थिति हो जाएगा 3 और 5 लिख देता हूं, या 3 और 4 लूंगा तो स्थिति आ जाएगा, चलो 4 ये लेता हूं। तो इसमें कहा कि सवाल कैसा होगा कि एक वर्त की समीकरण है, इस वर्त पर ये बिंदु कहां स्थित है, वर्त के बाहर है या वर्त के अंदर है या वर्त की परिधि पर स्थित है। तो इसे ज्ञात करने के लिए मैं जनरल बात बताता हूं, ये जनरल बात समझिए। मान लीजिए ये वर्त का केंद्र है O, इसके निर्देशांक h के हैं, ठीक है, और ये P बिंदु है, इसके निर्देशांक x y है, और ये त्रिज्या है जो पहले से लेके आ रहे हैं हम लोग। यदि वर्त पर स्थित है क्या बिंदु, तो कंडीशन ये होनी चाहिए r² = x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर, यानी जो वैल्यू ये आए वही ये आ जाए तो वो वर्त पर स्थित है, समझे। अगर ये वर्त से बाहर हो जाए और या अंदर हो जाए तो कंडीशन बदल जाएगी।
इसका मतलब है आपकी जो त्रिज्या है, ये वाला त्रिज्या तो उतनी रहेगी, लेकिन ओपी जो है, ओपी बड़ा हो जाएगा त्रिज्या से, तो वर्त के बाहर होगा कौन? बिंदु। अब ओपी छोटा हो जाए त्रिज्या से, यानी ओपी तो यही रहेगा, त्रिज्या 5 है और यहां आगे 4, तो ऐसी स्थिति में वर्त के अंदर होगा क्या? बिंदु। और ओपी इक्वल टू आर हो तो वर्त पर होगा। अगर दोनों इक्वल आ जाए, जैसी कंडीशन इसमें है, जैसे मान लो ये देती त्रिज्या और इसके आधार पर वर्त का केंद्र बन रहा आपका 0 0, क्योंकि इसमें एक्स के नहीं है, तो ये बिंदु दे दिया, आपका केंद्र हो गया 0 0, वर्त की परिभाषा है, ये 5 हो गया, और बिंदु आपका होगा 3 और 4। तो हम चेक कर लेते हैं। चेक कैसे होगा भाई? पहले आप और हम इस ओपी की डिस्टेंस निकालेंगे, ओपी अंडर रूट एक्स माइन x1 x2 कितना है? 3 माइनस 0 प्लस 4 माइनस 0 का वर्ग, ओपी बराबर 3 3 9 प्लस 4 चौक 16 25, ओपी आ गया आपका 5, और त्रिज्या कितनी थी? 5, त्रिज्या भी 5 थी, तो ओपी बराबर त्रिज्या। ये मतलब क्या हो गया कि बिंदु 3 4 वर्त की परिधि पर स्थित है। तो आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये मैंने जनरल बात बता दी है, आपके सामने सवाल कोई सा भी हो, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, आप ऐसे चेक करेंगे। ऐसा सवाल प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो प्यारे छात्रों, मेरा जो आज का टॉपिक रहा वो है संख्याओं में वृत्त। मैं आशा करूंगा और विश्वास भी है आपकी समझ में आया होगा। अगला टॉपिक, इसमें वैसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं और बहुत होंगे भी, ऐसा नहीं, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। आप उन्हें करिए और बहुत सारी बुकों से करिए, अभ्यास करेंगे और अच्छे से आपको वर्त समझ में आ जाएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्त ही समझाना चाहता था, जो मैंने कोशिश की है, आपकी समझ में आया होगा। कल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नया टॉपिक लेके चलूंगा संख्याओं के, और जो 3 प्रकार बचते हैं, जिसमें आपका प्रबल भी है और अति प्रबल है और दीर्घवर्त है। तो कल मैं वो आपको समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद छात्रों।